तब भी आप जो है वो जो अप्लाई हो रहे हैं वो आप करेंगे, और जो आपको आते हैं, किसी ने डेटा साइंस पढ़ी है तो वो डेफिनेटली कुछ बेहतर अंदाज में काम कर सकेगा। जी जी, ऐसा ही होगा। देखिए टेंसर फ्लो तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, अभी हम थोड़ा सा मशीन लर्निंग के अंदर ही रहे हैं। टेंसर फ्लो में मोस्टली जो है वो डीप लर्निंग के काम जो है वो किए जा रहे होते हैं। तो हम इतना ज़्यादा बिल्कुल ब्लाइंड ना हो जाए, क्योंकि डीप लर्निंग जो है ना वो बिल्कुल अंधा कर देता है इंसान को, उसको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। इसलिए आप मशीन लर्निंग की ही कैटेगरी में एग्जिस्ट करें और उसी का काम करें प्रोजेक्ट में, एफआईपी में। और अगर बहुत बड़ा काम है तो फिर आप डिस्कस कर लें कि भाई मुसादा पे बहुत वेरिएशन के साथ डेटा दिया हुआ है और आप उसमें डिटेक्शन करना चाहते हैं, तो फिर तो सही है। हाँ, तो एफआईपी से हमारा कोर्स प्रोजेक्ट का कोई कंसर्न थोड़ी है। आपने एफआईपी लिया है, माशाल्लाह, करें उसको। लेकिन अभी तो हम डीप लर्निंग ही पढ़ रहे हैं ना, हम मशीन लर्निंग डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको बिल्डिंग मेथड यूज़ करें, जैसे क्या कहते हैं, डिसीजन ट्री हो गया, पीसी हो गया, लेकिन जो कर रहे हो वो पता हो। अब आप जब डीप लर्निंग करते हैं तो आप कहते हैं लो भाई ये अप्लाई कर दो, आपको ये नहीं पता होता कि आप फीचर स्केलिंग किस मेथड से कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता होता कि आप एक्सट्रैक्शन किस मेथड से कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप मेथड सारे यूज़ कर सकते हैं बिल्डिंग, लेकिन इसकी जो सीक्वेंस है, तभी तो यहाँ लिखा है ब्लॉक डायग्राम बनाए। ब्लॉक डायग्राम आप सारा इसको स्टेट ऑफ द आर्ट लिखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे फेस रिकग्निशन का एक प्रोजेक्ट है। तो अगर आप इसको करने चाहते हैं तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा दुश्वारी नहीं होगी इसको सब कंप्लीट करने में। क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो कहता है फेस रिकग्निशन इज़ इन द डोमेन ऑफ द पैटर्न रिकग्निशन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सट्रैक्ट face feature in such smart way to get good classification rate, including the precision, recall and F1 score। यानी आप इस तरह से उसकी फीचर एक्सट्रैक्शन करें कि वो हेल्प करे क्लासिफिकेशन को, और उसके बाद उसकी जो परफॉर्मेंस है इन द टर्म ऑफ एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल, F1 स्कोर में बेहतर हो जाए। फेस रिकग्निशन हैज़ टू मेन स्टेप्स फॉर एग्जीक्यूटिंग द सिस्टम, फीचर एक्सट्रैक्शन एंड क्लासिफिकेशन, ये सबको मालूम है। कहते हैं इन दिस प्रोजेक्ट द फीचर एक्सट्रैक्शन पार्ट विल बी डन बाय द लोकल बाइनरी पैटर्न एलबीपी। यानी इसमें आप अब आप एलबीपी का जो है वो बिल्ट इन मेथड यूज़ कर लें। तो कहता है एंड क्लासिफिकेशन मेथड आर ओपन फॉर द स्टूडेंट। और क्लासिफिकेशन का कोई भी मेथड आप इस्तेमाल करें, आप 2-4 अप्लाई करके ये देख लीजिए कि आपके रिजल्ट्स अच्छे किस में आ रहे हैं। एनी गुड मेथड कैन बी अप्लाइड। As far as concerned the data set, there are hundreds of phase data set are available. For this project, AR phase data set will be used. This contains 100 subjects and each subject consists 26 images. For the experiment setting, first 13 will be used for the training and the remaining 13 will be used for the testing set. You are allowed to use any pre-processing method like the PCA। अब PCA को pre-processing step कह रहा है, यानी आप इसमें से डायमेंशन रिडक्शन करेंगे PCA से अगर करना चाहें तो। फीचर स्केलिंग, correlation, cross validation, etc. Your result should be good enough which can be accepted for the research and real market। URL मैं अभी आपको दे दूंगा जहाँ से डेटा सेट डाउनलोड। तो इस तरह से आपने पूरी प्रिपरेशन करनी है, और रिजल्ट जो है ये ऐसा नहीं कि 50% रिजल्ट आके छोड़ दिया आपने, तो वो आप काम करेंगे। दूसरा प्रोजेक्ट में भी इसको लिख रहा हूँ, और वो है ड्रग प्रिडिक्शन प्रॉब्लम इज़ अ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। और इसमें मल्टी क्लास में आपने थोड़ी सी मेहनत करनी होगी कि किस तरह से इसकी जो है वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स डिज़ाइन होगा, किस तरह से इसके रिजल्ट्स शो किए जाएंगे। तो उसमें थोड़ी सी आपको दुश्वारी होगी, तो वो आपने यहाँ पे इसको पढ़ना है। तो उसके बाद हाउस प्राइस प्रिडिक्शन है, ये भी हमने तो इस पर भी काम किया हुआ ही है, लेकिन इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस चेंज करूँगा। तो वो अभी ये इंशाल्लाह प्रिपेयर हो जाएगा आज, और आज अपलोड कर दूँगा आपको। इसके साथ साथ ये तो लिस्ट होगी, इसमें से आप कुछ प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और 3 स्टूडेंट का ग्रुप होगा, और उस 3 स्टूडेंट मिलकर उसमें काम करेंगे। मैं आपको प्रपोजल फाइल भेजूंगा ब्लैंक, उसको आप फिल करके सबमिट करा देंगे 1 वीक में, यानी अगले वीक तक, और काम शुरू करते हैं। उसके लिहाज से आप मोस्टली हमारी कोशिश होगी कि हम डीप लर्निंग से अवॉइड करें और मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स चाहे जो भी हों वो लिख कर लें।
डीप लर्निंग के एल्गोरिथम को हमें अवॉइड करना है और मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम की तरफ जो मूव करना है। नहीं, हमें जीयूआई नहीं चाहिए, हमें तो आपको मैं फॉर्मेट बता दी ना कि हमें ये स्कोर्स चाहिए और उसके रिजल्ट्स चाहिए और बस, ताकि आप मॉडल की टेस्टिंग हो जाए कि वो अच्छा मॉडल बना है या नहीं। किसी किस्म की जीयूआई वगैरह हमें रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, ये इंशाल्लाह आज शेयर कर दूंगा आपके साथ। ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया है, मैं थोड़े बहुत लिखना रह गया तो मैं इसको लिख के आपको शेयर करूंगा और प्रपोजल फाइल भी शेयर करूंगा, वो आप एक स्टूडेंट फिल कर दीजिएगा। क्लासरूम अपने एलएमएस पे शेयर करूंगा, वहाँ पे कोई 3 जो ग्रुप मेंबर होंगे 3, उसमें से कोई एक स्टूडेंट सबमिट कर दे, बस तीनों को सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, साफ सुथरी बात। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट ना, तो आप अपने जहन में बना लीजिए। आपके पास अगर कोई आइडिया है तो वो आप शेयर कर दीजिए, ताकि अभी नहीं, प्रपोजल में कर लें, बीच में कर लें, कोई टाइम लेके, ताकि वो आइडिया अगर आपके जहन में और आप करना चाहते हैं तो उसमें कितनी डेप्थ है। क्योंकि लोग नॉर्मली अब इस तरह करते हैं कि मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट को गूगल करते हैं तो बने बनाए प्रोजेक्ट मिल जाते हैं आपको। तो मैं अब चाह रहा हूँ कि मैं खुद इसमें डिज़ाइन करूँ कि एग्जैक्टली प्रोजेक्ट आपको ना मिले, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़े इसमें। आप जो आइडिया देंगे हो सकता है कि उसमें कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हो जो आप डायरेक्टली, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा लेकिन डायरेक्टली कोड भी उसका अवेलेबल होगा, जैसे ड्रॉनेस डिडक्शन है, ये सब चीज़ों के कोड मार्केट में अवेलेबल हैं अब। तो अगर हम कोई प्रोजेक्ट देते भी है तो उसमें कुछ चेंजेस करनी चाहिए, ताकि हमें रिजल्ट्स का पता हो कि किस तरह से रिजल्ट्स जो है वो आपको हम मुझे चाहिए, ताकि आपको उस डायरेक्शन में काम कराएं। तो इसलिए मैं ये सारे प्रोजेक्ट्स लिख रहा हूँ और आपको जो है देना। अच्छा खैर, ठीक है, तो ये तो हो गया एक चीज़ जो हमें करनी है। आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाएं, अपने ग्रुप बनाना शुरू कर दें। नेक्स्ट वीक हमें इससे पहले पहले इसकी सबमिशन भी रिक्वायर्ड है। डेफिनेटली आप जो है वो अपनी प्रिपरेशन इसी लिहाज से जो वो कर रहे होंगे कि आपके साथ कौन से पार्टनर हो, कौन से पार्टनर ना हो। अच्छा, आज हमारे टॉपिक में 3 टॉपिक्स हैं, जिसमें से नहीं पता कि कितने कंप्लीट होंगे। वी हैव प्लान टू कंप्लीट द 3 टॉपिक्स। वन इज कॉल्ड रैंडम फॉरेस्ट, जो हमने नहीं पढ़ा था, इज कॉल्ड बैगिंग प्रॉब्लम। और नंबर 2 इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मेजरिंग, यानी मॉडल परफॉर्मेंस, मॉडल की परफॉर्मेंस मेजर करने के कौन कौन से तरीके हैं, मेथड्स हैं। और नंबर 3 इज KNN, के नियरेस्ट नेबर। तो के नियरेस्ट नेबर तो मैं समझता हूँ एक आसान मेथड है, अगर मैं आपको एज असाइनमेंट भी दे दूँ तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं एक थोड़ा सा आइडिया उसका दे दूंगा ताकि आप उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये 3 टॉपिक हमारे आज के लेक्चर का हिस्सा है। तो देखते हैं कितने टॉपिक कंप्लीट होते हैं। नंबर 1 जो है रैंडम फॉरेस्ट। देखें, हमने जिस तरह से डिसीजन ट्री डिस्कस किया था, तो डिसीजन ट्री में आपको याद होगा कि हमने एक ही ट्री डिज़ाइन की थी और इस ट्री के बेसिस पे आपने कहा था कि इसकी परफॉर्मेंस फास्ट इस वजह से है कि जो इसके डिसीजन नोड हैं वो अगर उसको एक साइड पे ले जाते हैं तो नेक्स्ट साइड पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ये राइट साइड पे चला गया फिर लेफ्ट साइड पे चला गया तो इस तरह से डिसीजन बाकी डिसीजन नोड को हिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस बेसिस पे हमारा इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी फास्ट होती है, बिल्कुल सही बात है। और जो लीफ नोड होते हैं वो प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी ये जो आपके लास्ट नोड है ये बताते हैं कि आपका रिजल्ट किस डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है। बोथ फॉर रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, बट रिग्रेशन के लिए मोस्ट पॉपुलर है एज कम्पेयर टू क्लासिफिकेशन। तो ये हमने डिसीजन ट्री में पढ़ा था। अब होता है क्या, हमारे सिस्टम किस तरह होता है, सिस्टम कुछ इस तरह से हमारे पास डिज़ाइन होता है कि आपके पास ये मॉडल जो है वो रेडी होता है, इसको आप कहते हैं मॉडल है। आपने मॉडल बनाया कैसे होता है कि यहाँ से आपने मशीन लर्निंग का मॉडल जो है वो लगा के ML, उसको आप डिसीजन ट्री कह रहे हैं, वो लगा के इसको यहाँ पे रेडी कर देते हैं। इसको मैं मॉडल के बजाय डिसीजन ट्री मॉडल कह देता हूँ। और ये इसको क्या मिलता है, यहाँ से इसको डेटा सेट मिलता था। डेटा सेट जो है डेटा सेट आप देते थे, उसके बाद आप मशीन लर्निंग के मॉडल को लगा के जिसमें डिसीजन ट्री मॉडल तैयार कर लेते थे। उसके बाद यहाँ से एक टेस्ट डेटा आप उसको पास करते हैं। टेस्ट डेटा इस तरह पास करते हैं, टेस्ट डेटा, और टेस्ट डेटा इस तरह पास करते हैं कि एक एक आप देते तो सारे एक साथ ही हैं, लेकिन एक एक करके ये रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद वो इस डिसीजन ट्री से उसको पास कर रहा होता है। पहला पैरामीटर लेता है, वो पैरामीटर लेता है जो रूट नोड होता है। रूट नोड का पैरामीटर से उसको देखता है कि इसको लेफ्ट पे जाना है, राइट पे जाना है, ट्रू है या फॉल्स। अगर इस तरह से कोई बात की जा रही है तो उस बेसिस पे उसको लेफ्ट या राइट पे मूव कर देता है। एंड देन सेकंड जिस तरफ मूव करता है उस नोड को, डिसीजन नोड को अपने पैरामीटर्स में से उठाता है और इस तरह से आगे मूव कर देता है।
जिस लीफ नोड पे जाके फॉल करता है उसका डिसीजन इसके अगेंस्ट में, इस टेस्ट डेटा के अगेंस्ट में दे दिया जाता है। दिस इज अ प्रोसीजर ऑफ योर डिसीजन ट्री। अब जो हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट है, देखिए ट्री और फॉरेस्ट हमें बिल्कुल नाम से ही वाज़ेह है कि ट्री और फॉरेस्ट में वाज़ेह फ़र्क ये है कि ट्री में एक ट्री होगी और फॉरेस्ट में इसी तरह की मल्टीपल ट्री जो है वो डिज़ाइन की जाएंगी, मल्टीपल ट्रीज जो है वो डिज़ाइन की जाएंगी। सो इस बेसिस पे कि हम अब रैंडम फॉरेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे ये बताया कि देयर आर टू टाइप ऑफ द सिस्टम, वन इज कॉल्ड बेसिकली बूस्टिंग सिस्टम, वन इज कॉल्ड बेसिकली बैगिंग सिस्टम। बूस्टिंग और बैगिंग बेसिकली डेटा सिलेक्शन का एक तरीका है, मेथड है, जिसके बेसिस पे आप डेटा को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे बड़ा क्लियर बता दिया है कि ऑनसेम्बल मेथड बेसिकली फ्यूजन मेथड कहलाता है। इसको मैं समझाता हूँ कि ऑनसेम्बल टेक्निक जो है उसके अंदर दो डेटा के स्प्लिट करने के मेथड्स हैं, एक बैगिंग कहलाता है, एक बूस्टिंग कहलाता है। जो हम पढ़ने जा रहे हैं डिसीजन ट्री वो रैंडम फॉरेस्ट वो बैगिंग टेक्निक के अंदर, और बूस्टिंग के अंदर अडा बूस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग, एक्सट्रीम बूस्टिंग जो है वो एग्जिस्ट करता है। इन दोनों में वाज़े फ़र्क क्या है कि बैगिंग और बूस्टिंग में क्या फ़र्क है और किस तरह से ये डील करते हैं, तो ये हमें यहाँ पे समझना है। बैगिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास एक डेटा है और आपने इस डेटा, जैसे मिसाल के तौर पर ये डेटा सेट है और आपने इसमें से एक, ठीक है, आपने इसमें से एक स्पेसिफिक डेटा जो है पिक करना है। जब एक स्पेसिफिक डेटा पिक कर लेंगे और इसके ऊपर मतलब इसका सबसेट पिक कर लेंगे, कंप्लीट डेटा आपको दिया हुआ है और इसमें से एक आप इसमें एक डेटा जो सबसेट है वो आप पिक कर लेंगे इसमें से। अब ये सबसेट जो है हो सकता है 10% का, 5% का, 20% का, 30%, वट एवर जो भी है, इसके ऊपर आप एक मॉडल अप्लाई कर देंगे जिसको हमने नाम दिया डिसीजन ट्री का। अब इस डेटा सेट के ऊपर जो सबसेट है इस पे आपने डिसीजन ट्री अप्लाई करके एक रिजल्ट हासिल कर लिया अपने टेस्ट का। जो टेस्ट डेटा आएगा उस पे आपने एक रिजल्ट हासिल कर लिया लेकिन डिसीजन नहीं दे रहे। फिर क्या होगा, फिर इसी डेटा में से एक और सबसेट आप निकालेंगे, एक और सबसेट यहाँ से पिक कर लेंगे और वो आपका सबसेट दूसरा सबसेट कहलाएगा। ये सबसेट में प्रोबेबली पहले सबसेट का कुछ डेटा एग्जिस्ट कर सकता है, जो पहले डेटा में आपने कुछ पार्ट पिक किया था वो डेटा यहाँ पे भी हो सकता है और कुछ नया भी हो सकता है और पूरा का पूरा भी रिपीट हो सकता है इस डिपेंडेंट ना। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे कि जो आज सेकंड सबसेट पिक करेंगे उसमें प्रोबेबली ये हो सकता है कि सारा का सारा पार्ट जो है वो कुछ डेटा जो है पुराना जो यहाँ पे मॉडल नंबर 1 में इस्तेमाल हो चुका है वो भी यहाँ पिक हो सकता है। तो कुछ पुराना डेटा और कुछ नया डेटा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा जिसको आप मॉडल नंबर 2 कहेंगे। इसके ऊपर भी डिसीजन ट्री अप्लाई करेंगे। डिसीजन ट्री अप्लाई करने के बाद आप इससे भी अपनी प्रेडिक्शन जो है हासिल कर लेंगे। ये दूसरी प्रेडिक्शन कहलाएगी। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे तीसरा मॉडल पिक करेंगे। तीसरा मॉडल का मतलब ये हुआ कि आप तीसरे मॉडल के लिए भी डेटा पिक करेंगे। तो क्या होता है कि जो डेटा आप इस्तेमाल कर लेते हैं वो दोबारा इसमें वापस चला जाता है, यानी वंस इस्तेमाल हो गया उसके बाद दोबारा वापस चला गया और वो अगले मॉडल के लिए भी जो है सिलेक्शन के लिए रेडी रहता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से। तो इस तरह आप डिफरेंट किस्म के मॉडल बना लेते हैं और इसके डिसीजन जो है वो हर मॉडल से डिसीजन ले लेते हैं। अच्छा, जो डिसीजन बना रहे हैं वो डिसीजन ट्री से ही बना रहे हैं। यहाँ पे ट्री है और डिसीजन ट्री हमें मालूम है। इसका मतलब है रैंडम फॉरेस्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मॉडलिंग की, मतलब स्प्लिटिंग की है, ना कि हम डिसीजन ट्री को पढ़ें, क्योंकि डिसीजन ट्री से मॉडल बनना हम समझ चुके हैं। अब उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हमें आता है, ये क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया कि मॉडल करते हुए सबसेट बनाते हैं और डेटा पिक करके एक मॉडल बना लिया जाता है। उससे हम यानी डेटा का एक मॉडल बना के उससे हम डिसीजन ट्री लगा के रेडी जाते हैं। ये जो सारे रिजल्ट आ जाते हैं, मिसाल के तौर पे एक टेस्ट डेटा है आपके पास और इस टेस्ट डेटा का जो भी पैरामीटर था इसका आंसर हमें प्रेडिक्ट करना है क्या होगा। तो हो सकता है कि पहले मॉडल ने इसको यस कहा हो, दूसरे मॉडल ने इसको 0 कहा हो, तीसरे मॉडल ने भी 0 कहा हो, फिर यस कह दे, फिर यस कह दे। हमने 5 ही मॉडल बनाए थे फॉर एग्जाम्पल। तो अब हमारे एक ही टेस्ट डेटा पे 2 रिजल्ट्स आ गए। एक आ गया हमारे पास 0 जो कि 2 मॉडल ने कहा और एक आ गया 1 जो कि 3 मॉडल ने कहा। तो इसको मेजोरिटी वोटिंग के बेसिस पे डिसीजन ले लिया जाता है कि जो मॉडल ज़्यादा यानी फ्रिक्वेंटली रिपीट होता है उसको हम डिसीजन में शामिल कर देते हैं और कहते हैं कि इस टेस्ट का रिजल्ट जो है 1 होगा, क्योंकि 3 मॉडल 5 में से 3 मॉडल ने इसको 1 प्रिडिक्ट किया।
तो नॉर्मली इसीलिए हम यहाँ पर जो मॉडल डिज़ाइन करते हैं वो ऑड नंबर में करते हैं, ताकि हमारे मॉडल में कॉन्फ्लिक्ट ना आए, इक्वल ना हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर हम 6 कर लेते तो प्रॉब्लली 3 भी हो सकते थे, तो उस बेसिस पे हमारे मॉडल में फिर डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द ऑड नंबर ऑफ द मॉडल, ताकि आपका डिसीजन जो वो कंक्रीट हो। तो इस बेसिस पे आप जो है वो अपने मॉडल को डिज़ाइन करते हैं। ये जो मेथड है जिसमें आप डेटा को सबसेट बना रहे हैं और वापस बैक कर देते हैं, फिर एक और सबसेट बना रहे हैं और वापस बैक कर देते हैं, और हर मॉडल में कुछ ना कुछ पार्ट पिछले वाले का भी एग्जिस्ट कर जाता है, प्रोबेबिलिटी यही कहती है। तो इस तरह से सिलेक्शन को हम बैगिंग मेथड कहते हैं। तो ये जो बैगिंग मेथड है ये बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट में यूज होता है। अडाबूस्ट वगैरह में ऐसा यूज नहीं होता, बल्कि वो एक पार्ट यूज कर ले तो दोबारा उसको यूज करने की इजाजत नहीं होती। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली बैगिंग मेथड। तो ये जो बैगिंग मेथड है ये रैंडम फॉरेस्ट वगैरह के अंदर इस्तेमाल होता है। अब इसकी सिर्फ और सिर्फ सेटिंग है, बाकी तो सारे मेथड्स हमें इसके आते ही हैं कि किस तरह काम करेगा। तो कहता है टेक्निक नोन एज अ बैगिंग इज यूज टू क्रिएट एंड, अच्छा ऑनसेम्बल का मेथड जो है फ्यूजन कहलाता है। ऑनसेम्बल का वर्ड जो आजकल यूज हो रहा है, पहले ये आज से 3-4-5 साल पहले जो है फ्यूजन के वर्ड से इस्तेमाल, फ्यूज करना। फ्यूज का मतलब होता है 2-3 रिजल्ट को मिला के लिखना, तो इसलिए इसको फ्यूजन भी कहते थे। सर ऑड क्यों रखते हैं? इसलिए कि अगर इवन रखेंगे, सवाल पूछा ऑड क्यों रखते हैं, तो ऑड रखने की वजह सिंपल है ना भाई, अगर इवन रखेंगे और मॉडल के रिजल्ट्स यानी मॉडल की जो मेजॉरिटी वोटिंग करनी है वो इक्वल हो जाएगा, तो फिर हम किसको वोट दे सकेंगे। यानी अगर हमने 6 मॉडल बनाए हैं, 6 मॉडल हमारे पास है या 4 मॉडल हमारे पास है, तो 4 मॉडल अगर हमारे पास है M1 M2 M3, M1 M2 M3 और M4, सपोज करो 4 मॉडल हमारे पास है, इसने 1 कहा, इसने भी 1 कहा, इसने 0 कहा, इसने 0 कहा, कोई एक टेस्ट डेटा था उसका रिजल्ट चाहिए हमें। अब बताइए क्या हम प्रिडिक्ट करेंगे कि भाई इसको 1 दें या 0 दें? तो अब इस वक्त कंफ्यूजन रहेगी इक्वलेंसी की। प्रॉब्ली ये सब में नहीं आएगा, लेकिन चांस है कि ये आ सकता है अगर मॉडल इवन नंबर में होगा। लेकिन अगर ये ऑड नंबर में होगा, अगर मॉडल नंबर 5 भी हो, तो यकीनन इसने भी 0 या 1 प्रिडिक्ट किया होगा। अगर इसने 0 प्रिडिक्ट किया तो वी कैन से दैट इजीली दिस टेस्ट डेटा belongs to the zero part, right? That's why we are taking the odd number of the modeling. तो इसलिए इससे एडवांटेज है, बाकी तो कुछ भी रीज़न नहीं है। और इवन कर लें उसके बाद आप उसको इवन में अगर कोई टाई कर जाता है तो आप दोबारा कर लीजिए उसको। गुड, अच्छा जनाब, तो ये हो गया हमारा जो मैं असल मकसद बैगिंग समझाना था इस पूरे सिस्टम के अंदर कि बैगिंग क्या है। तो बैगिंग इज द सबसेट, ये जो इन्होंने कहा है यहाँ पे बैगिंग क्या चीज़ है। अ टेक्निक नोन एज द बैगिंग इज यूज्ड टू क्रिएट एन एनसेम्बल। अच्छा मैं एनसेम्बल समझा रहा था। एनसेम्बल का मतलब होता है कि जो आपके पास मेजॉरिटी वोटिंग का मेथड है ना, जैसे मिसाल के जो मैंने आपसे कहा अभी कि आप क्या करें कि आपका जो मेन डेटा दिया हुआ है, जो मेन डेटा आपका दिया हुआ है, इसका सबसेट आप पिक कर लें। तो आप एक सबसेट पिक कर लेते हैं, फिर ये अभी डेटा ही है, सबसेट पिक कर लिया, फिर आप एक इसका दूसरा सबसेट भी पिक कर लें, अब इसका दूसरा सबसेट भी पिक कर लेते हैं। अच्छा दूसरा सबसेट जो पिक करते हैं, इसमें पहले वाले सबसेट का यानी आपने पहले सबसेट जो बनाया है उसमें सेकंड वाले में भी इसके पार्ट्स आ सकते हैं। इसी तरह से आप तीसरा सबसेट बना लीजिए, आप चौथा सबसेट बना लीजिए। ठीक है, मैं एनसेम्बल समझा रहा हूँ। तो ये तो मेथड कहलाता है बैगिंग। कि ये ध्यान में रखिएगा, बनाने का मकसद ये है कि इसमें प्रीवियस वाले का डेटा भी मौजूद है, यानी इसका डेटा भी इसमें हो सकता है, इसका डेटा इसमें हो सकता है, इसका डेटा इसमें हो सकता है, एंड सो ऑन मिक्सिंग हो सकता है। तो ये सारे मिक्स फॉर्मेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद आप कहते हैं कि ये इसका रिजल्ट 1 आया मॉडल का, इससे मॉडल ने 0 रिजल्ट दिया, इससे मॉडल ने 1 रिजल्ट दिया, इससे मॉडल ने 1 रिजल्ट दिया। आप जब इसके ऊपर मेजोरिटी वोटिंग लगाते हैं, वोट करते हैं इसको, तो वोटिंग टेक्निक इज कॉल्ड बेसिकली, वोटिंग से मुराद है जो जो डिफरेंट, और सुनिए वोटिंग इज नॉट बेसिकली, हम इसमें कोई और मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि मल्टीपल मॉडल से रिजल्ट हासिल करके सिंगल रिजल्ट प्रिडिक्ट करना इज कॉल्ड एनसेम्बल मेथड। यहाँ पे कोई एक रिजल्ट आ जाए उसको हम एनसेम्बल कहते हैं कि भाई 4 मॉडल बना लिए, इन 4 मॉडल को आपने फ्यूज कर दिया, इनको एनसेम्बल कर दिया, तो उस बेसिस पे आपका एक रिजल्ट यहाँ पे प्रिडिक्ट होकर मिल जाएगा। अब सवाल यहाँ पे यह है कि हम जो मॉडल यहाँ पे बना रहे हैं इन सब में डिसीजन ट्री ही इस्तेमाल कर रहे हैं। कि मैं कहूँगा यहाँ पे डिसीजन ट्री लगाओ, यहाँ पे भी डिसीजन ट्री लगाओ, यहाँ पे भी डिसीजन ट्री लगाओ, सब में डिसीजन ट्री ही लगाया जा रहा है, लेकिन डिफरेंट किस्म के डेटा सेट है, थोड़े थोड़े से फ़र्क है डेटा सेट में, उसके बेसिस पे इनकी प्रिडिक्शन रिजल्ट भी डिफरेंट होते जा रहे हैं।
और फिर इनको हमने फ्यूज कर दिया, मिला के एक तरफ रिजल्ट को शो कर दिया। बाजू का ये होता है कि आप अपनी रिसर्च जब करते हैं या अपने काम को जब करते हैं, तो ये जो आप डिफरेंट डेटा सेट हासिल करते हैं बैगिंग के बेसिस के ऊपर, तो आप कहते हैं कि मैं क्यों सब पे डिसीजन ट्री लगाऊं, मेरे पास तो 4-5 मेथड हैं जिसको मैं लगा सकता हूँ कि पहले को मैं डिसीजन ट्री से सॉल्व कर लूँ, दूसरे को मैं SVM से सॉल्व कर लूँ, तीसरे को मैं लॉजिस्टिक्स से कर लूँ, चौथे को मैं KNN से कर लूँ, ताकि वेरिएशंस ऑफ रिजल्ट भी तो आए। सबको डिसीजन ट्री से करूंगा तो वेरिएशंस तो नहीं मिलेगी, उसके बाद जो रिजल्ट आपको मिले उनको आप यूज कर लें, उनको आप ऑनसेबल कर लें, तो ये प्रोसीजर भी किया जाता है। लेकिन इसको करने में आपको थोड़ा सा कोड में मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसके कोड को खुद लिखना पड़ता है कि आप जो है वो अगर मॉडल को डिफरेंट कर रहे हैं, सबको डिसीजन ट्री नहीं करना है, तो फिर आप अलग अलग करके सबको फ्यूज खुद करेंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिसीजन ट्री से ही करना चाहते हैं, सबको रैंडम फॉरेस्ट बनाना चाहते हैं, रैंडम फॉरेस्ट, तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, क्योंकि आपसे बता देते हैं कि रैंडम फॉरेस्ट बनाओ, और रैंडम फॉरेस्ट के पास बाय डिफॉल्ट डिसीजन ट्री ही इस्तेमाल होता है। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड बैगिंग, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द रिजल्ट इज कॉल्ड फ्यूजन और या ensemble मेथड। बूस्टिंग भी जो है वो ensemble मेथड की ही टेक्निक है, बस कलेक्शन ऑफ डेटा फर्क है। कलेक्शन ऑफ डेटा में क्या होता है कि आप एक दफ़ा कोई सबसेट बना लें तो उसको दूसरे सबसेट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड बेसिकली बूस्टिंग। तो जब हम यहाँ पहुँचेंगे डाटा बूस्ट वगैरह में, तो फिर आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी हुई है बैगिंग की, आप उसको पढ़ लीजिएगा, मैंने समझा दिया है। ये इसकी डायग्राम है। ये डायग्राम क्या कहती है कि ट्रेनिंग डेटा सेट आपको दिया हुआ है, ट्रेनिंग डेटा सेट के अंदर आपने इसके डिफरेंट किस्म के डेटा को डिवीजन कर दिया। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि डेटा की डिवीजन जो है वो रॉ वाइज भी हो सकती है और कॉलम वाइज भी हो सकती है। ठीक है, रॉ वाइज और कॉलम वाइज। क्या मतलब है कॉलम वाइज, मैं आपको समझा देता हूँ। अभी तो इन्होंने शो नहीं किया, शायद आगे वाली डायग्राम में इन्होंने क्लियरली शो किया है। इन्होंने लिखा है RSD1 एंड FSD1, ऊपर लिखा हुआ है रॉ सिलेक्शन डेटा एंड फीचर सिलेक्शन डेटा। ये मैं अगली डायग्राम में जब पहुंचूंगा तो बता दूंगा। अभी इन्होंने रॉ सिलेक्टेड डेटा लिखा हुआ है। रॉ सिलेक्टेड डेटा का मतलब ये है कि आपके पास ये डेटा सेट दिया हुआ है और इसमें ज़ाहिर एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो इस तरह से एक डेटा सेट कंप्लीट होता है। ये डेटा सेट दूसरा डेटा सेट का मतलब है ये टपल्स जो बन रहे हैं इसके, और इस तरह से डेटा कंप्लीट है। तो रॉ सेलेक्टेड डेटा का मतलब ये है कि इसमें से आपने कुछ रोज जो है वो सेलेक्ट कर ली फॉर दिस पर्पस, फिर इसमें से कुछ और रोज सेलेक्ट कर ली फॉर दिस पर्पस, लेकिन एट्रीब्यूट सब में पूरे पूरे जा रहे हैं, सारे सारे एट्रीब्यूट्स इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो आपने इसकी कोई nth जो है सैंपल बना लिए। nth सैंपल बनाने का मतलब है कि आपकी मर्जी है कि आप इसके 10 सैंपल बनाए, 20 सैंपल बनाए, 30, डिपेंड ऑन द डेटा साइज। जितना डेटा साइज उसके हिसाब से उसको जो है डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आपने पहले वाले पे मशीन लर्निंग 1 2 3 4 5, अगर रैंडम फॉरेस्ट है तो सब पे डिसीजन ट्री अप्लाई हो जाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट लगाना है तो आप हर एक के ऊपर डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई कर दें, और उसके बाद आप यहाँ पे मॉडल बना लीजिए R1 R2 R3 R4 R5। ये जो R आपने लिखे हैं ये मॉडल की प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन रिजल्ट है। R का मतलब रिजल्ट, तो ये प्रिडिक्शन रिजल्ट्स जो हैं वो आपके सामने यहाँ पे आ जाए। तो इस मॉडल से, यानी मॉडल से प्रिडिक्शन रिजल्ट का मतलब ये है कि जब इस मॉडल को एक टेस्ट डेटा हिट करेगा, ठीक है, सेम टेस्ट डेटा 1, तो एक रिजल्ट आ जाएगा, एक प्रिडिक्शन आ जाएगी। वही टेस्ट डेटा इसको भी हिट करेगा, कोई दूसरा टेस्ट डेटा नहीं होगा, T1 ही होगा, वही टेस्ट डेटा इसको भी हिट करेगा। इस तरह से आपके पास डिफरेंट किस्म के रिजल्ट्स आ जाएंगे, फिर आप मेजोरिटी वोटिंग करके जो है वो अपनी फाइनल प्रिडिक्शन बता देंगे। दिस इज कॉल्ड बेसिकली एन्सेम्बल टेक्निक। एन्सेम्बल का मतलब है डिफरेंट रिजल्ट्स जो आप हासिल कर रहे हैं, डिफरेंट मॉडल बना रहे हैं, उससे एक रिजल्ट की तरफ आप मूव कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं उसको बेसिकली। तो इसके कई तरीके हैं, यहाँ पे इन्होंने मेजोरिटी वोटिंग को प्रेफर्ड किया है और वो अच्छा प्रेफरेबल मेथड है, उसके बेसिस पे आपने फाइनल प्रिडिक्शन। तो एक टेस्ट डेटा की प्रिडिक्शन के लिए आपने कई लोगों से राय ली, यही करते हैं आम जिंदगी में। आप कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं, लैपटॉप ले रहे होते हैं, तो कई लोगों से राय लेते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, तो फिर आप उस राय के बेसिस पे देखते हैं कि आपकी अपनी राय और दूसरे लोगों की राय में किसकी राय ज़्यादा बेहतर है और अच्छी है या ज़्यादा है, उसको फिर आप प्रेफर करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आप कई मॉडल डिज़ाइन कर दिया, उस कई मॉडल के थ्रू आपने सबकी राय ले ली, उन सबकी राय में से जो सबसे ज़्यादा टूवर्ड्स होंगे वो प्रिडिक्शन के लिए पेश कर दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट। तो इसमें हमें कोई मेजरली, अब आप कहेंगे कि मैं इसको सबसेट भी खुद बनाऊंगा, क्या ये भी खुद करूंगा? तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप रैंडम फॉरेस्ट लगा रहे होंगे जिसमें ये डिफ़ॉल्ट होगा कि
डिफ़ॉल्ट हुआ कि आपने डिसीजन ट्री ही लगानी है, तो फिर आपके लिए कोड हाजिर है पाइथन का। आप रैंडम फॉरेस्ट का कोड आसानी से लगा सकते हैं जिसमें डिसीजन। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मुझे अलग अलग मॉडल चाहिए सबके, ये इसमें एसवीएम चाहिए, इसमें फला चाहिए, इसमें फला चाहिए, तो फिर आपको कोड को देखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भाई ये मैंने एसवीएम का रिजल्ट है, ये मेरा फला का रिजल्ट है, ये मेरा फला का रिजल्ट है। फिर उसको मेजॉरिटी वोटिंग का मेथड लगा के उससे फाइनल रिजल्ट की तरफ आप मूव करेंगे। तो why the name of random? To key concept that give it the name of the random, a random sample of the training data set when build the tree. आप random इसलिए यूज कर रहे हैं कि random data pick करें, random subset of the feature consider when splitting the node. यानी जब आप random decision tree are the easy, decision tree is easy to build, easy to use and easy to ये तो खैर मुझे लग रहा है कि decision tree वाले वो कॉपी होते हैं, बट इन द प्रैक्टिस दे आर नॉट द ऑसम। यानी डिसीजन ट्री का बनाना आसान है और आपने देखा ही है कि इतना मुश्किल काम नहीं है डिसीजन ट्री, और रिजल्ट भी अच्छे हैं उसके। लेकिन कुछ जगहों पे उसके रिजल्ट्स क्योंकि सिंगल डिसीजन होता है, और इसकी रीजंस मैं बताता हूँ कि जब आप ट्री को ग्रो कर रहे होते हैं तो ट्री एक ऐसी जगह पे जाके रुक जाती है जो कि प्योर नहीं होता। जब प्योर नहीं होता तो इस प्योर नहीं होना आप मिनट दे चुके, आपको समझ आ रहा होगा कि प्योर ना होने का मतलब है कुछ पार्ट नो के हैं, कुछ पार्ट यस के हैं। लेकिन हो सकता है कि नो का पार्ट ज़्यादा है, तो आप इस वाले लीफ पे जब भी कोई आएगा डिसीजन नो का लेंगे क्योंकि ये डोमिनेंट करता है। लेकिन फिर भी अगर ये 20% भी यस का है तो 20% एरर के चांसेस एग्जिस्ट करते हैं, जो कि ये कह रहे हैं। तो उस एरर को ख़त्म करने के लिए आपने रैंडम दे वर्क ग्रेट विद द डेटा यूज्ड टू क्रिएट देम, बट they are not flexible when it comes from the classification new sample। यानी डेफिनेटली वो तो खैर ये बात इन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि जो इन्होंने डेटा दिया उसी के ऊपर, और सुनिए क्या कह रहा हूँ कि जिस पे आपने इसकी ट्रेनिंग की है उस पर तो ये बहुत अच्छा चल जाएगा, लेकिन बाहर से अगर कोई डेटा आता है तो उस पर बड़ा डाउटफुल होता है कि ये अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, यानी जो टेस्ट डेटा है उसके ऊपर ये इसके रिजल्ट मतलब हम कह रहे हैं अच्छे हैं, लेकिन ये कंपेयर कर रहा है रैंडम फॉरेस्ट की वजह से, तो इतने अच्छे रिजल्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे बाहर के डेटा। तो यानी ट्रेनिंग एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और टेस्टिंग एक्यूरेसी में थोड़ा सा इसमें डाउटफुल है। रैंडम फॉरेस्ट की ये ट्रीज हैं तो कहता है इस तरह से होता है कि एक टेस्ट डेटा को स्प्लिट करते हैं और उसी के ऊपर डिफरेंट रैंडम ट्री बना लेते हैं और उसके ऊपर डिसीजन लेके सबका रिजल्ट फ्यूज कर लिया जाता है। यहाँ पे उन्होंने एक बात एक्स्ट्रा बताई है, वो ये बताने की कोशिश की है कि जो डिसीजन ट्री का ensemble मेथड है वो नॉट ओनली द रो सिलेक्शन जो है वो करें, बल्कि आप फीचर सिलेक्शन भी कर सकते हैं। फीचर सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो डेटा आपको दिया हुआ है इसमें ये तो रोज हैं, ये तो रोज की तरफ जा रहे हैं, और ये जो है ये आपके फीचर्स हैं। हो सकता है कि कोई 80 फीचर्स हो, जैसे आपने हाउस प्राइस प्रोडिक्शन में देखा है कि 80 फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आप इसको बताएं कि जब मैं स्प्लिट करूंगा तो इसमें ये वाले रोज लूंगा और ये वाले फीचर्स ले लूंगा, सारे फीचर्स नहीं लूंगा बल्कि कोई 80 में से 20 फीचर्स खाली इस वाले के लिए ले लूंगा। इसमें भी इसी तरह से फला रोज और फला फीचर्स। इन्होंने कहा है कि आप इसके फीचर वाइज भी डिवीजन कर सकते हैं, नॉट ओनली द रो वाइज, तो भी आपकी मॉडलिंग जो है वो की जा सकती है। तो उस बेसिस पे जो नया सबसेट बनेगा उससे आप मॉडलिंग कर लें, उससे आप मॉडलिंग कर लें, और मॉडलिंग करने के बाद रिजल्ट प्रेडिक्ट कर लें। तो इट इज़ नॉट एसेंशियल कि वी कैन डू ओनली द रॉ वाइज सिलेक्शन फॉर द सबसेटिंग, यू कैन डू बाय द फीचर वाइज सिलेक्शन एज वेल। फीचर वाइज जो है वो भी की जा सकती है। तो ये एक इसका मॉडल है जो इन्होंने यहाँ समझाने की कोशिश की। बाकी ये मैंने आपने वो वेबसाइट देखी, वो देखा होगा स्टैक्यूस्ट के नाम से जो चैनल है इनका मशीन लर्निंग का, उससे मैंने कॉपी किया। ये आप देख लेंगे तो समझ में मज़ीद आ जाएगा। यही बता रहा है कि मैंने यहाँ पर जो डेटा सिलेक्शन की है उसमें ये 2 फीचर सेलेक्ट किए, 4 ही फीचर थे, लेकिन नया जो बनाया मैंने यहाँ पे सिर्फ ये 2 फीचर, इनको बूटस्ट्रैप या बैगिंग कहते हैं, ये 2 फीचर लिए और कुछ रॉज यहाँ से पिक कर ली। तो इस तरह से वो समझा के इसने बताने की कोशिश की है। दिस इज़ ऑल अबाउट द रैंडम फॉरेस्ट। ये तमाम का तमाम जो है रैंडम फॉरेस्ट के अगेंस्ट में। अब इसका कोड कैसे होगा, यानी इसका मतलब ये होगा इसके अंदर बनने वाले मॉडल में तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि रैंडम डिसीजन ट्री बनती है तो वो तो हमें आती है ना, तो इसलिए मैं मॉडल के ऊपर तो गया ही नहीं कि मॉडल कैसे बनेगा। बस इसकी जो 2 चीज़ें हैं वो, इसमें जो मेजर 2 चीज़ें हैं वो है कि डेटा की स्प्लिटिंग नंबर 1 एंड नंबर 2 इज मेजॉरिटी वोटिंग। तो ये समझाना मेन मकसद था।
अब आप अगर इसकी कोड की तरफ जाएंगे तो मैं एंड में इसका कोड जब सारी थ्योरी पढ़ा दूंगा तो फिर मैं इसके कोड की तरफ जाऊंगा ताकि कोड भी हम इसका देख सकें कि कैसे लिखते हैं। कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें बताने होते हैं कि आप कितनी ट्री बनाना चाहते हैं, कौन सा मेथड लेना चाहते हैं, वॉट जो भी चीज़ है वो इसके कोड में जाके हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, एनी क्वेश्चन? कोड लिख लेंगे तो और भी आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, क्या स्टॉप शेयरिंग, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद ये हमने, मुझे लगता है, नहीं पढ़ा अभी तक, मुझे याद नहीं, अगर पढ़ लिया तो मुझे बता देना कि मॉडल की परफॉर्मेंस की जो टूल हैं वो कौन कौन से हैं। व्हाट आर द टूल्स फॉर मेजरिंग योर मॉडल परफॉर्मेंस। कौन कौन से टूल हैं जो मॉडल की परफॉर्मेंस को इस्तेमाल मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हमारे पास मॉडल दो टाइप के हैं। एक है, ये मैं इस वक्त इस तरह पढ़ा रहा हूँ बीच में, हालांकि ये मैं मिड से भी पहले पढ़ा देना चाहिए, लेकिन आपको फ़ौरन पढ़ा देने से थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो जाता है। तो अब आप थोड़ा मेच्योर हो चुके हैं तो ये आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि हमारे पास दो तरह के मॉडल हैं। एक है आपके पास रिग्रेशन बेस्ड मॉडल और एक है आपके पास क्लासिफिकेशन बेस्ड मॉडल। ठीक, अब जब आप ये कहते हैं कि मैंने एक मॉडल लीनियर रिग्रेशन, लेसो रिच, अच्छा लेसो रिच जो है ना वो लीनियर रिग्रेशन की इनहेंस्ड वर्जन है, लेसो एंड रिच, जो कि हम कहते हैं कि इसमें से लेसो और रिच में से जो है वो आपको ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग को रिमूव कर चुके होते हैं। तो अब ये टॉपिक भी बाकी है, ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग को अच्छी तरह समझेंगे क्या चीज़ें हैं ये। तो अभी फ़िलहाल तो आप सिर्फ नाम सुन लें, कोई बात नहीं। और जब आप ये कहते हैं कि रिग्रेशन बेस्ड मॉडल मेरे पास है, अच्छा ये अभी ये क्या नाम है इसका, जूम बंद हो जाएगा तो हम नमाज का ब्रेक ले लेंगे 15 मिनट का, 15-20 मिनट का। तो हम दोबारा ज्वाइन करेंगे 7 o'clock। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि मैंने आपसे कहा कि परफॉर्मेंस मेजरिंग में दो तरह के मॉडल हैं, रिग्रेशन बेस्ड मॉडल एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड मॉडल। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपने रिग्रेशन का एक मॉडल डिज़ाइन किया है तो बताइए इसकी एक्यूरेसी कैसे निकालेंगे। आप कहेंगे यार हमने तो पढ़ा है थोड़ा सा, जो कि बेसिकली मीन स्क्वायर्ड वैल्यू है और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, मीन स्क्वायर वैल्यू है और मीन एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप गौर से देखें तो ये जो चीज़ें हैं ये मॉडल की परफॉर्मेंस को पेश करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती रिग्रेशन बेस में। ये बेसिकली एक दूसरे के साथ वेरिएंस को बयान करने के लिए, एक दूसरे के दरमियान प्रिसिशन को डिफाइन करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं कि अगर मीन रूट स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, अभी मैं पढ़ाऊँगा, रूट मीन स्क्वायर और मीन एब्सोल्यूट वैल्यू का रिजल्ट आपस में नैरो डाउन होगा, करीब होगा, तो इसका मतलब है रिजल्ट कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर ये एक दूसरे से वेरी कर